जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है? प्रचंड सीरीज। और प्रचंड सीरीज में कौन सा एपिसोड है? एपिसोड नंबर 13, यानी कि एपिसोड नंबर 12 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर चुके थे। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। और ये कैसा प्रश्न होगा? सब्जेक्टिव प्रश्न। हम पहले भी बोले थे कि सब्जेक्टिव प्रश्न में रेगुलर कितने प्रश्नों को हल करेंगे? 5 प्रश्नों को हल करेंगे। और ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्नों को? 10 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो नहीं देखे हुए जाकर के देख लीजिए। ठीक है, देखते हैं एपिसोड नंबर 13 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, देखेंगे कहता है कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात करें। देखेंगे सवाल में तो एक बहुलक पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए किस तरह से बनाते हैं बहुलक को। ठीक है, देखेंगे पूछा है बहुलक, क्या बोला हमको? बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इसके लिए सूत्र क्या होता है? देखेंगे बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है L प्लस इंटू F1 माइनस F0 अब बटे का 2F1 माइनस F0 अब माइनस का F2 गुना में H। ठीक है, अब देखेंगे ये होता है सूत्र। अब हमको चाहिए क्या क्या? ये तो L चाहिए, F चाहिए, F0 चाहिए, F1 चाहिए, F2 चाहिए, H चाहिए। अब हमको ये निकलेगा कहां से? तो ये सभी पता करेंगे हम लोग यहां से। कहां से करेंगे? यहां से। ठीक है, देखेंगे कैसे पता करेंगे। L जो होता है, ये जो L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखेंगे इसमें कोई बारंबारता में बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा। और जो बहुलक वर्ग होगा इधर वाले को बोलते हैं निम्न सीमा, इधर वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। ठीक है, ये हो गया L। अब हो गया H, मतलब कुछ होता है वर्ग अंतराल। H मतलब कुछ होता है वर्ग अंतराल, यानी कि कितने का अंतर है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यही तो वर्ग अंतराल है। तो टोटल कितने का अंतर हुआ? 10 का अंतर हुआ। अब इसमें हम बहुलक वर्ग किसको पूछेंगे, किसको खोजेंगे? बहुलक वर्ग मतलब कुछ होता है, बहुलक मतलब क्या होता है? जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो। जिसकी संख्या क्या हो? सबसे ज्यादा हो। तो देखेंगे बारंबारता में सबसे ज्यादा संख्या क्या है? ये 32 है। तो यही जो हो गया हमारा, यही हो गया बहुलक वर्ग। क्या हो गया? बहुलक वर्ग। अब देखेंगे ये हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L। अब यहां से L का वैल्यू पता चल गया, कितना? 20। L का वैल्यू कितना चल गया? 20। और ये H, H मतलब होता है कौची? वर्ग अंतराल। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, तो H चल गया 10। अब ये जो बहुलक वर्ग होता है उसको बोलते हैं F1। उसको क्या बोलते हैं? F1, यानी कि ये F1 हो गया। ठीक है, यानी कि F1 का वैल्यू कितना आ गया? 32। ठीक है, अब जस्ट इसके ऊपर वाले को F1 बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले को बोलते हैं F0। क्या बोलते हैं? F0, यानी कि F0 का वैल्यू पता चल गया कितना? 17। कितना पता चल गया? 17। ठीक है, बहुलक वर्ग के जस्ट नीचे वाले को बोलते हैं F2। क्या बोलते हैं? F2। F2 का वैल्यू भी पता चल गया कितना? 10। अब देखेंगे सबका वैल्यू पता चल गया। अब यहाँ पे रख देंगे तो क्या बहुलक वर्ग ही हमारा बहुलक नहीं निकल पाएगा? अब इसको आगे कैलकुलेशन कर लेंगे। समझ गए इसको क्या बोलते हैं? जो सबसे बड़ा रहे बारंबारता में वो हमारा बहुलक, उसको F1। बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले को F0, बहुलक वर्ग वाले को ठीक नीचे F2। ठीक है, और इसके निम्न सीमा को L, कितने का अंतर है उसको H। उसके बाद यहाँ पे बैठा देंगे सूत्र में, तो हमारा कुछ हो जाएगा, सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारा सवाल। ठीक है, तो देखेंगे अब ये जो है सवाल, इसको लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखेंगे L, L का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 20 प्लस F1, F1 का वैल्यू कितना है? 32। F0 का वैल्यू कितना है? 17 बटे 2F1, यानी कि 2 यानी कि 32 माइनस F0 का वैल्यू कितना है? 10 माइनस F2, सॉरी F2 का वैल्यू 10 है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, F0 का वैल्यू कितना है? 17 माइनस F2 का वैल्यू कितना है? 10। और ये गुना में कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि H का वैल्यू कितना है? 10 है। निकाले H का वैल्यू 10। अब आगे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं।
देखेंगे ये 20 का है तो ये 20 एजेटिव उतार देंगे प्लस देखेंगे ये 32 में से 17 चल जाएगा तो कितना बचेगा 12 में 7 गया 5 2 में गया कितना बच गया 15 और बटे है देखेंगे ये 32 गुना कितना हो गया 64 ये माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह किसका माइनस का 17 और 10 कितना हो गया 27 और गुना में कितना आ गया 10 ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस ये 15 बटे कितना हो जाएगा 64 में 27 को घटा देंगे तो 14 में 7 गए 7 यहाँ पे कितना बचे 5 5 में 2 गए 3 और ये गुना में कितना है 10। अच्छा ये कटने वाला है नहीं तो गुना कर देंगे तो कितना लिखेंगे ये 20 प्लस 15 धन 150 और बटे का ये 37 ठीक है कितना आ गया 37। अब इसको अगर हम इसमें से भाग देते हैं ठीक है इसको इसमें से कोची करते हैं भाग देते हैं यानी कि 150 में कोची करेंगे 37 से भाग दे देंगे तो 37 से अगर हम भाग देंगे तो कितने बार में कट जाएगा 4 बार में कट जाएगा देखेंगे 4 से 4 सत्ते 28 के लिए 8 अपने कितना बचल 2 और 4 ते 12 2 14 यहाँ पे बचा 2 कट गया ठीक है। यहाँ पे डेसिमल देंगे तो 0 क्या 37 में 20 है नहीं अब यहाँ पे 0 देंगे तब यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। अब ये कितने बार में खाएगा 5 बार में कितना 5 ठीक है 6 बार में 36 6 सत्ते 42 18 4 22 6 बार में ज्यादा 5 सत्ते 35 5 ते 18 5 बार में ज्यादा हो जाता है 37 गुना कितना करेंगे 5 5 सत्ते 35 के लिए 5 हाथ में कितना बचल 3 5 से 15 3 18 कितने बार में कट गया 5 बार में ठीक है। यानी कि डेसिमल के बाद 2 अंक तक अधिकतम या तक 3 अंक तक अधिकतम ले सकते हैं लेकिन 2 अंक तक ले लिए यहाँ पे तो यहाँ पे बचा कितना ये 20 प्लस ये 4.05 अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 24.05 ये इसका क्वेश्चन निकल गया बहुलक ठीक है। अब देखेंगे ये बहुलक हमारा सही है या तक गलत हम कैसे इसको सही करेंगे ठीक है। जो हमारा बहुलक वर्ग आएगा जो वर्ग अंतराल होगा उसी दोनों के बीच में आएगा बहुलक का मान ठीक है कितना आया 24.5 तो 20 और 30 के बीच में है कि नहीं 24.5 तो यही हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं ना। देखते हैं अगले पेज पे कहता है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। देखेंगे एक त्रिभुज है और वे कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है ठीक है। कैसा त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब कौन होता है यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो ठीक है उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज ठीक है। अब नामकरण कर देते हैं इसको A मान लिए इसको B और इसको C। हमको बोला है कि AB और AC आपस में बराबर है ठीक है ये AB लाइन ये वाला और ये AC ये दोनों आपस में क्या है बराबर है और इस दोनों का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर यानी कि ये भी कितना सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर और ये भी कितने सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। यदि शीर्ष A से BC पर ठीक है ये शीर्ष A है AC से BC पर यानी कि यहां से इस पर कौची डाला गया लंब डाला गया ठीक है। लंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर है यानी कि इसकी जो लंबाई है मान लीजिए ये बिंदु D है और इसकी लंबाई कितना है ये है 5 सेंटीमीटर तो BC की लंबाई ज्ञात करें ये BC की कौची करें लंबाई ज्ञात करें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है अगर हम शीर्ष A से अगर BC पर लंब डालते हैं तो ये बीच में होता है कहां पर होता है जस्ट बीच में ये BD और BC ये DC कोची होता है दोनों का योग। यहाँ पर कोची होगा देखेंगे अगर यहाँ पर अगर हम BC बराबर निकालेंगे तो ये BD और प्लस का ये DC ये दोनों का योग आपस में कोची होगा बराबर होगा ठीक है। अब देखेंगे अब यहाँ पर लंब डाले तो ये कौन कितने डिग्री का 90 डिग्री का और जस्ट 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा कौची कर्ण और ये से पहले से बोला है कि ये लंब डाला है तो ये कोची हो जाएगा आधार। अगर हम यहाँ पे ठीक है ये DC की लंबाई ज्ञात कर लेंगे तो जितना DC की लंबाई होता है उतना BD की लंबाई होता है तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्या BD बराबर का ये DC यानी कि ये दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा कौची होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है ठीक है इसमें से है 2 त्रिभुज लेकिन एक त्रिभुज लेते हैं कौन सा ACD में किसका प्रयोग करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का ठीक है। त्रिभुज ADC में किसका प्रयोग करने पर पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कौची कहता है ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर ठीक है और प्लस ये आधार का स्क्वायर किसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक में
नहीं ना। देखेंगे कर्ण, कर्ण की वैल्यू कितना है 13, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 13, तो ये 13 का कोची हो जाएगा स्क्वायर। लंब कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर। आधार कौन से भुजा है ये डीसी, ठीक है, तो ये डीसी का कोची हो जाएगा स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे 13 13 उनत्रु से 5 का स्क्वायर कर देंगे 5 25, और ये डीसी का स्क्वायर करेंगे तो ये डीसी स्क्वायर हो जाएगा आपस में। यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत तो बताएंगे, ठीक है। अब देखें ये 25 और 169 एक जात का है, इधर ये प्लस में तो इधर आकर के किस में माइनस में, तो 169 माइनस 25 अब बराबर ये डीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखेंगे जब ये डीसी, अब 169 में 25 चल जाएगा तो ये डीसी का स्क्वायर बराबर 144 आएगा। देखेंगे 9 में 5 गया 4, 6 में 2 गया 4 1। अब हमें चाहिए डीसी का वैल्यू, तो ये अंडर रूट 144 होगा, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के किस में रूट में बन जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। तो ये डीसी का वैल्यू कितना निकल गया यानी कि 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, कितना आ गया 12, यानी कि ये जो आधार निकल गया ये भी निकल गया 12, तो ये भी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखेंगे क्योंकि ये बीडी बराबर का डीसी ये दोनों आपस में कुछ हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बीसी बराबर किसके बराबर, ये बीसी बराबर कोची हो जाएगा, ये होगा बीडी प्लस का ये डीसी। बीडी का वैल्यू कितना 12 और डीसी का भी वैल्यू कितना 12, तो ये 12 बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि बीसी की लंबाई कितना निकल गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को समझने में कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे कहता है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का, ठीक है, कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। देखेंगे एक सर्कल है हमारा, एक वृत्त है, एक कोची है वृत्त है, ये मान लेते हैं सर्कल है, ठीक है, उतना बढ़िया से गोल बना नहीं, ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं फिर से। ये कोची है एक सर्कल है, यहाँ पर केंद्र है, ठीक है। अब ये केंद्र पर जो होता है ना 120 डिग्री कोण का निर्माण होता है, कितने डिग्री का 120 डिग्री कोण का निर्माण होता है, ठीक है। और ये जो त्रिज्या है ये है 21 सेंटीमीटर, केंद्र से परिधि में मिलाएंगे तो ये कोची कहलाएगा त्रिज्या, और ये भी कोची होगा त्रिज्या। अब जो हमें पूछा गया है चाप की लंबाई, किसकी लंबाई चाप, तो चाप कौन तो यहाँ से ये जो परिधि पर जो लाइन रहता है इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं चाप, इसी की लंबाई पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ लिखेंगे कि वृत्त के चाप की लंबाई बराबर सूत्र, ठीक है, यानी कि लघु वृत्त ये भी लिख सकते हैं, लघु वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है, यानी कि लघु वृत्त चाप की लंबाई कुछ होता है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे इसे हम आगे हल करते हैं, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 120 डिग्री, कितने डिग्री 120 डिग्री, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो हमें चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, ये होता है थीटा बटे 360 अगुना 2 पाई आर, ठीक है, ये होता है। अब देखेंगे यहाँ से जो जो वैल्यू दिया हुआ है रख सकते हैं। थीटा का वैल्यू कितना 120 बटे का 360 गुना, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तो पाई का वैल्यू कितना लेना है 22 बटे 7, और त्रिज्या का वैल्यू 21 है तो त्रिज्या का वैल्यू कितना रख दिए 21 है। देखेंगे ये अगर कटाएंगे तो कैसे कटेगा, देखेंगे ये 12 तिया 36 तीन बार में कट गया, ये 3 और 7 कितना हो जाएगा, ये 3 सते 21, तो बचा कोची ये 2 गुना 22 बराबर का 22 गुना 44। चाप की लंबाई पूछा है तो सिर्फ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो मीटर, ठीक है। अब देखेंगे ये चाप की जो लंबाई निकल गया ये कितना निकल गया 44 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर निकल गया 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं, आगे समझते हैं। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें, ठीक है। अब देखेंगे योग ज्ञात करने के बोला है, यानी कि ये हमारा समांतर श्रेणी का सवाल है, तो योग ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा एन बराबर ये होता है एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एक और होता है एन बराबर एन बटे का 2 इंटू ए प्लस का ए एन, यही होता है सूत्र हमारा। कोई दिक्कत
नहीं। यह तो देखेंगे क्या क्या चाहिए हमें, एन चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, या तो एन चाहिए, ए चाहिए और अंतिम पद चाहिए ए एन। ठीक है, तो यहां से देखेंगे हम निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको बनाना है एपी में। कहां पर लाना है, एपी में। कहता है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का, यानी कि वैसी संख्या जिसमें 8 से भाग लगे और वे प्रथम, यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल के होना चाहिए 15 गो, के होना चाहिए 15 गो। जैसे कि 8 का गुणज, तो पहला गुणज होगा कितना 8, और दूसरा गुणज कितना होगा 16, और तीसरा गुणज कितना होगा 24, चौथा गुणज कितना होगा 32, डॉट डॉट इसी तरह से कितने गुणज 15 गुणज। तो 15 गुना 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा 120। इसी तरह से करते करते 15वां पद पे कौन सा आएगा 120 आएगा। आएगा कि नहीं हमारा, क्योंकि 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम, 8 का 8 16, प्रथम कहां से 1 से शुरू होता है, तो 8 का 8 16 24, ठीक है, 8 3 24, 8 चौक 32 40, ठीक है, 8 पंचे 40, 8 6 48, 56 64 72 8 दंग 80 88, ठीक है। उसी तरह से आगे हमारा कुछ हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसी तरह टोटल कितने पद है 15 पद है। तो n बराबर कितना होता है 15, ठीक है। अब सॉरी, n बराबर होता है पदों की संख्या, 15 कहते हैं, ठीक है। देखेंगे a दिया हुआ है कितना 8, ठीक है, n दिया हुआ है कितना 15, ठीक है, और ए एन भी दिया हुआ है कितना ये 120। यही तो अंतिम पद है कि नहीं हमारा, ठीक है, यही हमारा अंतिम पद कितना है 120। अब ये जो छोटका वाला सूत्र है, इसी सूत्र का प्रयोग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखेंगे इसी सूत्र का हम लोग कोची कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। तो प्रयोग कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा देखेंगे, तो ये होगा हमारा, ठीक है, ये क्या होगा हमारा देखेंगे एस एन बराबर, तो टोटल 15 पद है, तो एस 15 बराबर कुछ हो जाएगा 15 बटे का 2, कितना हो जाएगा 15 बटे का 2 इंटू ए 8 प्लस ए एन का वैल्यू कितना है 120 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे निचवा में एस 15 बराबर हम लिख सकते हैं ये 15 बटे का 2 गुना 120 और 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 128। अब यहाँ से इसको हम कोची कर सकते हैं, कटा सकते हैं। 2 से कितने बार में 64 बार में कट जाएगा। तो बचा हमारा यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, तो ये बचा एस 15 बराबर ये 15 गुना 64, ठीक है। अगर हम इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 चौकी 60 के 0 6, 15 चौकी 90 6 96, इतना हो टोटल निकल गया योग। यानी कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो होगा कितना होगा 960 होगा। कितना होगा 960। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना, समझते हैं अगला सवाल, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्रमागत का मतलब कुछ होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार। अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। अब देखेंगे विषम संख्या लेना है, देखेंगे अगर हम लिखते हैं कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम 10 तक लिखे। कितने तक लिखे 10 तक। इसमें 5 गो सम होगा, 5 गो विषम होगा, ठीक है। अब उसमें हमको विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने के लिए बोला है। अब उसमें हमको पता ही नहीं के कि कौन कौन सा विषम है, जो कि उसके वर्ग करेंगे और वर्ग को दोनों को जोड़ेंगे तो 290 पुर जाएगा, ठीक है। देखेंगे अगर पहला विषम संख्या 1 है, ठीक है, पहला विषम संख्या कितना है 1 है, तो दूसरा विषम संख्या कितना है 3। यहाँ से 1 से 3 आने में कितना जोड़ना पड़ा 2 को, और फिर दूसरा कितना है 5, फिर 2, 5 2 7, फिर 2 जोड़ना पड़ गया, ठीक है, 7 2 9, फिर 2 जोड़ना पड़ गया, और फिर 11 आएगा तो 9 2 11। यानी कि अगर एक विषम संख्या है तो अगला विषम संख्या लाने के लिए उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी वह अगला विषम संख्या आएगा। क्रमागत विषम संख्या में अगर पहला विषम संख्या 1 है तो अगला विषम संख्या कितना होगा 3, यानी कि 1 में कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तभी तो अगला आएगा 3, होगा कि नहीं। तो ठीक है, अब हमको पता ही नहीं है कि प्रथम विषम संख्या कौन-सी है और दूसरा विषम संख्या कौन-सी है, तो मान सकते हैं कि माना पहला विषम संख्या x तो दूसरा कौन-सी हो जाएगा x + 2। अब इसी दोनों का वर्ग कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा 290 के बराबर, और इसी को हल कर देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, तो वही x हमारा कौन-सी हो जाएगा विषम, ठीक है। तो समझते हैं यहां से, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे कि माना पहला धनात्मक विषम पूर्णांक कौन-सी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, ठीक है। तो विषम पूर्णांक कौन-सी x, ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक
विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक कौची हो जाएगा, x+2 आएगा। क्योंकि हमको जो यानी कि अगला विषम संख्या लाने के लिए पहला में से 2 जोड़ेंगे तभी तो अगला विषम संख्या आएगा। अब देखेंगे आगे क्या बोला गया है सवाल में। अगला सवाल में बोला गया है कि क्या बोला गया है कि यानी कि दोनों को जो जिनमें वर्गों का योग 120 हो, ठीक है, तो लिखेंगे क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों का योग, ठीक है, यानी कि क्रमागत विषम पूर्णांक के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 290, कितना है, 290, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, देखेंगे पहला कौची है x और दूसरा कौची है x+2, इसी दोनों संख्या का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग, और जोड़ देंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, 290 के बराबर, कितने के बराबर, 290 के बराबर। अब इसको आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो x का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र कौची होता है, a² प्लस 2ab प्लस का b² होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये a² प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, अब प्लस का ये कौच हो जाएगा b² बराबर ये कितना हो जाएगा, 290, ठीक है। अब देखेंगे x² है तो ये x² प्लस ये भी कितना x² और प्लस ये 2 दूना 4x और ये प्लस का 4 बराबर का 290। अब ये 290 प्लस में तो बराबर किस पार में आएगा, तो किस में बन जाएगा, माइनस में बनेगा, एगो x², ये 2 x², अब प्लस का ये कितना 4x और ये प्लस का 4 और माइनस का कितना 290 और इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा हमारा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लेते हैं, ठीक है, देखेंगे अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखेंगे अब इसको अगर हम आगे इस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखते हैं, ये आएगा 2x² प्लस का कितना, ये 4x माइनस 290 में 4 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 286, 286 4 90 होता है कि नहीं, ठीक है। देखेंगे 10 में 4 गए 6, 8 की 8 2 की 2 ये आ गया। अब इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो इसमें भी 2 है, तो 2 कॉमन लेकर के छोटा कर सकते हैं, x², अब प्लस का यहाँ पे कौची हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, अब माइनस का कितना हो जाएगा 143 और ये बराबर का कौची हो जाएगा 0, क्योंकि 2 कॉमन लिए 286 में से 2 बार कर देंगे तो 143 बचेगा कि नहीं। अब ये 2 गुना में है तो उधर जाकर के किस में बन जाएगा, भाग में, और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो परिणाम कौची आएगा हमारा, 0 ही आएगा। ये द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण बन गया तो किसी भी विधि से हम ज्ञात कर सकते हैं इसको, ठीक है, किस विधि से, या तो पूर्णवर्ग विधि से, या तो द्विघाती सूत्र से, या तो गुणनखंड विधि से, तीनों में से किसी भी विधि से हम लोग कौची कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो सबसे आसान गुणनखंड विधि हमको तो लगता है वही, ठीक है। तो सबसे पहला कौची होता है, यानी कि पहला जो होता है गुना करने पर, ठीक है, प्रथम और अंतिम पद को गुना करने पर ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 143 गुना 1 करेंगे तो 143। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर प्लस का कितना पूर्णा चाहिए, 2। अब ये 143 को ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जो कि गुना करने पर प्लस का 143, ठीक है, सॉरी माइनस का 143 और जोड़ने या घटाने पर प्लस का 2। प्लस गुना करने पर माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब एगो प्लस में रहेगा और दूसरा किस में रहेगा, माइनस में, ठीक है, और जोड़ने घटाने पर प्लस का साइन, इसका मतलब बड़का साइन प्लस का, छोटका साइन माइनस का। अच्छा 143 को हम लिख सकते हैं 11 से, 11 13 43 से, ठीक है, 11 और 13, बड़का साइन माइनस प्लस का, छोटका साइन, ठीक है, बड़का साइन प्लस का, छोटका साइन माइनस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको किस प्रकार लिखेंगे, देखेंगे तो ये हो जाएगा x², ठीक है, ये x² प्लस का कितना, बड़का साइन किसका 13, तो ये 13x माइनस का 11x माइनस का 143 और ये बराबर का 0 हो जाएगा। अब ये जो 2x को 2 भागों में, 13x में 2x 11x चल जाएगा तो 2x बचेगा। अब देखेंगे ये दोनों को गुना करेंगे तो 143 पूरा जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ से x हमारा कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x प्लस का 13, ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस, इधर का साइन आपस में परिवर्तित हो जाएगा, इसमें 11 है तो 143 में भी 11 है,
है कि नहीं। तो 11 हमारा बाहर आ जाएगा, तो ये x प्लस का क्या बच जाएगा 13 बराबर का 0। अब देखेंगे गरबा में दोनों एक ही है, गरबा में दोनों एक ही है, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर में दोनों एक ही है, तो इसका मतलब गुणनखंड सही है। तो एक बार अंदर वाला और एक बार बाहर वाला लिखेंगे, तो x प्लस 13 और ये इंटू x माइनस का 11 बराबर का 0। ठीक है, तो एक बार प्लस के साथ, एक बार इसको 0 के साथ में और इसको एक बार इसको 0 के साथ में, तो x बराबर कुछ हो जाएगा माइनस का 13 और इधर x बराबर कुछ हो जाएगा प्लस का 11। ठीक है, हमको बोला है धनात्मक और ये माइनस, क्या ऋणात्मक वाला वैल्यू मान निकलेगा नहीं, तो ये खत्म। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 11, x का वैल्यू कितना निकल गया 11। तो देखेंगे हमने पहले क्या माने थे। ठीक है, हमने पहले माने थे वे दोनों संख्या। ठीक है, पहला संख्या माने थे कौची x, x का वैल्यू कितना 11, और दूसरा हम लोग कौची माने थे, ये माने थे x प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 11 प्लस का 2 अब बराबर का 13, यानी कि 11 पहला और दूसरा 13। अगर इन दोनों को वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना पुर जाएगा 290। कोई दिक्कत यहाँ तक में। ठीक है, अगर किसी को यहाँ तक समझने में कोई परेशानी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देख आज इतना ही। ठीक है, देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।